नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बात के भवसागर से। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम बात मुलाकात। बात मुलाकात में आज हम बात करने जा रहे हैं एक शिक्षिका से, उद्घोषिका से, मंच संचालिका से और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, नुक्कड़ नाटक भी करती हैं, कुछ लिखती भी हैं और न जाने क्या-क्या करती हैं। आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होइएगा क्योंकि व्यक्ति एक हैं। बहुत सारे लोग नहीं हैं, एक ही हैं और ये सारे गुण उनके अंदर विद्यमान हैं। कैसे मैनेज करती हैं और क्या-क्या करती हैं आज के समय में? चलिए उनसे बात करते हैं, उनके जीवन को समझते हैं और हम बात करने जा रहे हैं आज रीता देवी श्रीवास्तव जी से, जो गोरखपुर की रहने वाली है। बहुत-बहुत स्वागत है मैम। सादर प्रणाम। नमस्कार स्मिता जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगी इस बात के लिए कि मुझे एक विशाल नेटवर्क से जोड़ने के लिए, क्योंकि मैं कार्यक्रम करती हूँ जो अभी बता रही थी, मैं सुन रही थी बड़े ध्यान से, लेकिन सोशल मीडिया पे ये पहला अनुभव मेरा है, तो मुझे आहा! बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए कोई कोई अनुभव बचा तो था कम से कम मेरे लिए कि मैं आपको वो दिलाऊँ। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने आपको उससे जोड़ने का एक प्रयत्न किया और मैंने आपके मंच संचालन को सुना है, आपके कार्यों के बारे में लोगों से भी सुना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि मैं आपसे बात करूँ और बहुत दिनों से इच्छा थी। तो आज हम दोनों साथ बैठे हैं और आपके बारे में बहुत सारी ऐसी भी बातें जो शायद लोग जो आपको जानते होंगे ना, वो भी नहीं जानते होंगे, तो आज वो सारी भी बातें निकल के आएँगी। तो हम लोग हुँ, शुरू करते हैं कि जो इतना सारा आपका कार्यक्षेत्र है, तो मैनेज हुँ। कैसे करती हैं आप? उसमें से श्रीवास्तव कौन है? एक शिक्षिका हैं, उद्घोषिका हैं, मंच संचालिका हैं, लेखिका हैं कि या कलाकार हैं, क्या हैं? एक लेडी हूँ, औरत हूँ मैं, एक महिला हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहू हूँ, एक माँ हूँ, बस मेरा परिचय यही है। इसी सब स्वरूपों में जो भी मैं आज कर पा रही हूँ, मुझे जहाँ लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, तो बस एक ऊर्जा ऐसे ही आ जाती है कि मुझे ये करना चाहिए। और जैसे आपने पूछा कि कैसे मैनेज करती हैं, तो मुझे ये लगता है एक दिमाग में मेरे बार-बार बात आई कि लड़कियों के साथ कुछ बातें मैं साझा करूँ, उनके अनुभवों को जानूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को जानूँ और इसी के लिए मैंने एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग को टीचिंग लाइन जॉइन करी। और कला के क्षेत्र में आने की थोड़ी-सी बात मैं बताऊँ, मुझे लगता है शायद कला के क्षेत्र में मुझे आना नहीं था। लेकिन उसकी नींव जब मैं अपनी माँ के पेट में थी, उसी समय पड़ गई थी। माँ क्या कहती बात थी कि गोरखपुर में एक छोटकू-बड़कू हुआ करते थे, ज्ञान हाँ, प्रकाश श्रीवास्तव और ओम प्रकाश श्रीवास्तव। वो लोग जी। गाँव में रामलीला करते थे, वो मेरे ही गाँव के थे। तो वहाँ पे माँ मेरी जब मैं पेट में थी, उस वक़्त रामलीला देखने जाया करती थी। अच्छा, और मेरे घर में जबकि कोई ऐसा माहौल नहीं है इस तरह के कार्यक्रमों का या जो मैं आज कर रही हूँ, कुछ भी माहौल नहीं था। तो शायद वहीं से कहीं बीजारोपण हुआ होगा। तो आज रीता श्रीवास्तव आपके समक्ष है कि स्मिता जी मेरा इंटरव्यू ले रही है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अभी तक मैं इंटरव्यू लेती थी लोगों का, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। जी, जी। मैं भी यही बात सोची थी कि आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से बात करने जा रही हूँ कि जो लोगों से उनके बारे में पूछते हैं और आपसे मुझे पूछने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ रही है कि कहीं ऐसा ना हो गए आप, अरे! स्मिता ऐसे नहीं, ऐसे। तो आज हम दोनों साथ बैठे हैं और आपने जब छुटकू और बड़कू का ज़िक्र किया, तो मैं बहुत तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ, लेकिन हाँ, नाम मुझे पता है और आप वहाँ से जुड़ी रहीं और महिलाओं का रामलीला उस समय में जाकर के देखना ये भी अपने आप में बड़ा रोचक और एक अ, मतलब अलग-सी बात है ये। बहुत आम आम बिल्कुल, नहीं ये। तो आपका परिवार कम से कम उस खुली मानसिकता से ओत-प्रोत रहा होगा उस समय भी, तो ये सोच पाना या कह पाना गलत नहीं होगा। तो आपकी शिक्षा-दीक्षा कैसी रही रीता जी? अभी बहुत सारे लोग भी हमसे जुड़ गए हैं और मैं चाहूँगी कि आप लोग इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट के साथ में शेयर भी करें और अगर कोई मन में प्रश्न भी हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं और शेयर ज़रूर अरे! करिए। तो रीता जी, हाँ, कमेंट तो मैं जी। बाद में पढ़ूँगी,
लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को हम ये बताइए कि कैसी रही आपकी शिक्षा-दीक्षा? कहाँ आपकी पढ़ाई-लिखाई, पालन-पोषण कैसा रहा? मेरी शिक्षा दीक्षा हमारे घर तुर्कमानपुर के पास एक नॉर्मल स्कूल हुआ करता था, राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय। वो हाँ, 1 हाँ। से फर्स्ट से लेके 5th तक तो वहीं मैंने पढ़ाई करी और 6 से लेकर के 12 तक आर्य कन्या इंटर कॉलेज बख्शीपुर में मैंने पढ़ाई करी। और पढ़ाई के बाद फिर वहीं पास में था, जैसे पहले लोगों के दिमाग में ये था ना बच्चे को दूर नहीं भेजना है, तो जो हुँ, पास के स्कूल रहते थे वहीं एडमिशन होता था। तो डीएवी डिग्री कॉलेज, वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया और हुँ, ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई। क्योंकि हम 5 बहनें हैं, तो पापा को ये लगता था बेटी बड़ी हो गई है, अब शादी कर देनी चाहिए। तो उसके बाद शादी हो गई मेरी और हुँ, शादी के बाद ससुराल में आकर के चूँकि ससुराल में मेरे ससुर जी प्रिंसिपल रहे और वो शिक्षाविद थे। न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश के वो राइटर रहे, जिसको पढ़ के हम सभी बड़े हुए हैं। तो देहरादून में एक बड़ा अच्छा-सा माहौल था, वो वहीं रहते थे। तो उनका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आया कि वो चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैंने फिर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फर्स्ट तो पहले इकोनॉमिक्स में किया, देन हुँ, पॉलिटिकल साइंस में किया, फिर मुझे लगा बीएड करना चाहिए, फिर बीएड किया और बीएड के दौरान आपको जान के आश्चर्य होगा, उस समय रेडियो पे अनाउंसमेंट हो रहा था, हम लोग रेडियो खूब सुना करते थे, कि उसमें ये अनाउंसर्स की कैजुअल अनाउंसर्स की जगह थी और हुँ, जब अनाउंसमेंट मैंने सुना तो मुझे लगा कि मुझे भी भरना चाहिए। तो मैं अपनी जो बीएड की दोस्तें थी उनके साथ पहुँच गई आकाशवाणी। वहाँ क्या फॉर्म भरा और हुँ, फॉर्म भरने का मेरा हो भी गया सिलेक्शन। क्या बात बस है! और आपने सही बात है, आपने कोशिश से आप माँ के पेट से ही आई हैं और रामलीला की ही देन है, क्योंकि ना बीजारोपण होता और ना आप वहाँ पे जाती। तो कैसा अनुभव रहा उस समय फॉर्म भरना और कैसी परीक्षा रही? कैसे उद्घोषिका के पद पे आपका चयन हुआ? ये क्या पहला जब जॉब था आपका, क्या था ये? हाँ, वो पहला बस मैं बीएड कर रही थी। बीएड हुँ, करने के दौरान ही जब वो वैकेंसी निकली कैजुअल अनाउंसर की, मैं आकाशवाणी पहुँच गई फॉर्म लेने। हम सारे कम से कम हम 20 दोस्त गए थे। लेकिन उसमें सिलेक्शन केवल 2 का हुआ। मेरा लेडीज़ प्रोग्राम के लिए हुआ, महिला सभा के लिए और वो जो मेरी दोस्त थी उसका यूथ प्रोग्राम के लिए हुआ। और फर्स्ट प्रोग्राम वहाँ पे मैडम थी किश्वर आरा वहाँ पे स्टेशन डायरेक्टर और उन्होंने बहुत अच्छे से बैठा के समझाया, बोला बेटा जब पहली बार माइक पकड़ना तो ये समझना दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, इससे महत्वपूर्ण अब कुछ भी नहीं है। तो बस उस शिद्दत के साथ जुड़ना, तो मैं शायद मुझे लगता है वो जो पहली सीख मिली कि जब हुँ। माइक पकड़ना तो एक कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ना और बिल्कुल समझना अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं है। तो तब से बस वो समर्पण की जो भावना है, वो भावना आ गई और कहीं शुरुआती दौर में एक मन में रहता था, जब जैसे ये रामचरितमानस वगैरह कहीं होता था, तो वहाँ पे माइक से लोग बोलते थे। तो मुझे भी लगता था, मेरे सामने भी एक माइक होता है, मैं बोलती देखती कैसी लगती मैं। बस यही सारी भावनाएँ थी। और अभी तो आप एक शिक्षिका के पद पर हैं, तो ये हुँ, कब आपने चुनाव किया? मतलब क्रमवार हम चलते हैं कि पहले तो आप आकाशवाणी पहुँच गईं, वहाँ हाँ, आपने एक्सपीरियंस गेन किया कि हाँ, ऐसे करते हैं, वो कॉन्फिडेंस भी आया होगा क्योंकि लोगों को जब हम एक साथ इतने सारे लोगों को जब अपनी बात, अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं, तो हुँ। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दे रहे होते हैं, ले भी रहे होते हैं हम। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें। मुझे हुँ, तो लगता है मैंने समाज से ही जो कुछ भी सीखा, उन्हीं से सीखा और लगभग सभी लोग मेरे गुरु हैं, जो पहली बार मुझसे मिले। जैसे नाट्य के क्षेत्र में मैं आई, जब मैं बता दूँ कि पहले आकाशवाणी में आई, आकाशवाणी के बाद फिर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि दूरदर्शन पे जब ऑडिशन हुआ, तो मुझे लगा दूरदर्शन पे भी ऑडिशन देना चाहिए और वहाँ भी ऑडिशन दिया, वहाँ भी सिलेक्शन मेरा हो गया। तो फिर मैं वहाँ के प्रोग्राम करने लगी। हुँ, वहाँ प्रोग्राम करते-करते फिर बीच में मुझे मंच संचालन के लिए भी बुलावा आया कि आप मंच हुँ, संचालन करो, साथ में थिएटर के लिए। मैं थिएटर से भी नहीं जुड़ी थी। सर्वप्रथम हाँ, डॉक्टर मुमताज़ खान मेरे पास आए, वहाँ यहाँ पे गोरखपुर में इप्टा के निदेशक हैं वो, तो उन्होंने कहा कि आप थिएटर करिए। तो फिर मुझे लगा कि थिएटर मैं करूँ तो शायद मेरी पर्सनैलिटी में और डेवलपमेंट होगा। मैं बड़ी जैसे शर्मीली सी लड़की थी, मैं कह लूँ। बहुत मैं किसी के सामने अपनी बात नहीं कह सकती थी और एक मेरी दोस्त अभी मेरी मुलाकात इस समय हुई, उन्होंने कहा तुम तो स्कूल में बोला ही नहीं करती थी, अब कैसे तुम बोलने वाला काम करने लगी? अब तो तुम फिर तुम ऐसे थे बोलो।
बोला उन्होंने कि अब तुम बोलती हो खाली? तो फिर थिएटर में आना हुआ और थिएटर के साथ मन संचालन के साथ जब मैं जुड़ी, तो मुझे ये लगा कि समाज में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लड़कियों को जानना चाहिए, लड़कियों को जागरूक होना चाहिए। अब दिमाग में एक चीज चलने लगी, लड़कियों को कैसे जागरूक करूं? तो इसके लिए मुझे लगा स्कूल सबसे अच्छा माध्यम है और मैं आर्य कन्या इंटर कॉलेज की स्टूडेंट थी। मैं अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके वहां पहुंच गई। प्रिंसिपल से मिली, मैंने उनसे बात की कि मैम मैं पढ़ाना चाहती हूँ। तो बोली कि देखो पेमेंट तो कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। मैंने कहा पेमेंट मेरे लिए मायने नहीं रखता है फिलहाल। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं आर्य कन्या स्कूल उनसे उन्होंने सर्टिफिकेट्स देखे और मेरा आकाशवाणी दूरदर्शन का वो कॉन्फिडेंस सारी चीजें उन्होंने तुरंत मुझे जगह दे दी और मैं वहां 4 साल के करीब रही। फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से एक टीचर की वैकेंसी आई, वो भरा, उसमें सिलेक्शन हुआ। उसके मतलब आपको आश्चर्य होगा कि अब मैं रिटायरमेंट की एज में पहुंच रही हूँ और 2008 में मेरा कंफर्मेशन हुआ है। क्या बात तो है! लड़कियों को बहुत सारी चीजें मैं सिखा पा रही हूँ क्योंकि उनके नजदीक हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आज भी हर दिन असेंबली में बच्चों को जो मेन कोई डेट हो, जयंती हो किसी की, या जो अवेयरनेस की का कार्यक्रम चल रहा हो, जैसे अभी कोविड की बात थी तो उसके बारे में रोज जागरूक करना। अभी मतदाता बनाने के लिए है 18+ लोग मतदाता बने, उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं हर रोज कुछ ना कुछ बच्चों को टिप्स देती रहती हूँ। तो बस यही मैं चाहती थी, वो प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया। बिल्कुल, अपनी योग्यता का कहते हैं पूरा निर्वहन करना, उसका उपयोग करना और आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और चलिए हम लोग कुछ कमेंट्स भी लेते चलते हैं और फिर आगे अपनी बिल्कुल। बातचीत भी जारी रखेंगे। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत कर रहे हैं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, बहुत-बहुत स्वागत कर रहे हैं। गौरव राय जी हैं, राजकुमार सेवक जी हैं और मृत्युंजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, आपकी हर बात पे वो कह रहे हैं वाह! खूब है और जुड़े हुए हैं। अ, साथ में है रेणु सहाय जी, कहती हैं रीता जी प्रणाम एंड वेलकम। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी रेणु जी। बस लाइक कमेंट के साथ-साथ शेयर भी करते रहिए आप लोग कार्यक्रम को। रुपेश जी बोलते हैं कि बिल्कुल सही सीख किसी भी कार्य को संपूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए, निश्चित रूप से। डॉक्टर रेखा रानी शर्मा जी हैं, वेरी नाइस कह रही हैं। मुकेश कुमार जी हैं, वेरी वेरी नाइस कह रहे हैं। और इस तरह से लोग आपसे जुड़े हुए हैं। रुपेश जी बोलते हैं कि बहुआयामी व्यक्तित्व, बहुत खूब। और मैंने जब आपके बारे में पढ़ा और जब आपका परिचय थोड़ा बहुत जब मैंने जानना शुरू किया, तो मैं खुद भी सोचने लगी कि इनका कौन-सा स्वरूप प्रदर्शित ज़्यादा होता है या कैसे बैलेंस कैसे बना के रखें। ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरित करता है कि जब कोई महिला आगे आकर के इवन पुरुष भी अगर कोई बहुत ज़्यादा सामाजिक काम कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, अपनी योग्यताओं का निर्वहन कर रहा है, अपने परिवार से भी ऊपर उठ कर के, तो वो मुझे दिल को बिल्कुल। छू जाता है। तो इस तरह का काम आप कर रही हैं, तो आज आपने स्कूल में कैसे दिन बिताया? आज का आज का दिन हाँ, तो बहुत अच्छा बीता क्योंकि आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में आए थे और गोरखपुर को अर्थ स्टेशन का हाँ, एक उपहार दिया। और हाँ, आपको एक चीज मैं बता दूं, सबसे अच्छा लगेगा, अर्थ स्टेशन का जिस दिन ट्रायल हो रहा था उस दिन हुँ, मेरे प्रोग्राम के साथ ही ट्रायल हुआ था। क्या तो बात वो है! मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही कि ट्रायल हुआ और आज के दिन अर्थ स्टेशन का लोकार्पण भी हो गया। यानी अब हमारे कार्यक्रम को लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ से डीडी यूपी पे जाएगा और हम सारे कलाकारों का मनोबल और बढ़ेगा। जब मैं बताऊं कि दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, हुँ, उस समय से मैं जुड़ी हूँ, तब पूरे यूपी में दिखाया जाता था। बीच में धीरे धीरे क्षमता उसकी कम होने लगी, लेकिन आज पुनः वही गौरव प्राप्त हुआ है गोरखपुर को। तो सच में मैं कहूँ कि दिल इतना खुश है कि बस उसको बयां नहीं कर सकती शब्दों में। बहुत अंदर से इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि लग रहा है कि शायद इतने दिनों का जो काम था वो काम आज अब पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। और निश्चित रूप जब से जिस दिन पहला कार्यक्रम जाएगा उस दिन तो निश्चित रूप से बहुत ही जी। अच्छा दिन होगा। बिल्कुल और आप लोग चूँकि डायरेक्ट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, इस तरह के कार्यों में संलग्न हैं उससे आप लोगों को क्या गोरखपुर के सारे कलाकारों को एक इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, आज मैं भी बहुत खुश हूँ और मैंने आज पूरा लाइव कार्यक्रम देखा है डीडी उत्तर हम्म। प्रदेश
तो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने लिंक भी शेयर किया, क्योंकि अपने शहर में जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, कुछ बड़ा हो रहा होता है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहें, आपका मन प्रफुल्लित रहता है, आप खुश होते हैं उसके एक-एक कदम आगे। बिल्कुल। और अनुभव हुआ। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं कीर्तन त्रिपाठी जी, अद्भुत कह रहे हैं वो भी। गौरव, अच्छा गौतम जी हैं, बहुत स्वागत है आपका गौतम। और चेतना पांडे जी हैं जुड़ी हुई, कहती हैं अरे कि वाह! वात्सल्य से परिपूर्ण सशक्त व्यक्तित्व मेरे लिए माँ की तरह आदरणीय। और एक एक सशक्त व्यक्तित्व दूसरे आपको सशक्त व्यक्तित्व मान रही हैं, कह रही हैं, आपको प्रेरणाप्रद पा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और लग रहा है कि ऊर्जा कहाँ से आ रही है। तो ऊर्जावान गोरखपुर बन रहा है, रोज प्रगति पथ पे अग्रसित है। तो हुँ, हुँ। आज का दिन जिस तरह से उपलब्धियों भरा रहा, तो जीवन के बहुत सारे आयाम आपने अभी तक देखे हुए हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। उनमें से आपका सबसे चैलेंजिंग मोड कौन-सा लगा कि ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इसको कैसे कर पाऊँगी? मुश्किल तो मैं कहूँ स्मिता जी कुछ भी नहीं लगा। मैं जैसे कोई भी चीज़ करती हूँ तो मैं बिल्कुल एन्जॉय करके। लेकिन हाँ, एक चीज़ जैसे जब मैं संस्कार भारती से जुड़ी, तो हुँ, मुझे ये दिमाग में पहले ये था कि मैं संस्कृति का संरक्षण करने जा रही हूँ। और जब वो प्रोग्राम में जब जुड़ती गई, तो मुझे लगा मैं प्रकृति का संरक्षण कर रही हूँ। क्योंकि संस्कृति हमारी जो है, अगर हम उसको संरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा ये चीज़ बताया गया है पीपल की पूजा करनी चाहिए, नीम की पूजा करनी चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। तो वो शायद मुझे लगता है वो पल या संस्कार भारती से जुड़ना, मैं इस समय संस्कार भारती में गोरक्ष प्रांत के पूर्वी क्षेत्र की उपाध्यक्ष पद पे कार्यरत हूँ। तो मुझे उसमें जुड़ के और विभिन्न कला की जो विधाएँ हैं, उन हुँ, विधाओं को देख करके, जान करके बहुत अच्छा लगता है। और एक इच्छा मेरी ये है कि मंच संचालन कला जो है, मुझे हुँ। लगता है कि अगर किसी कार्यक्रम में मंच संचालन बहुत अच्छी तरीके से होता है, यूँ तो मैं ड्रामा आर्टिस्ट हूँ, हाँ, लेकिन हाँ। चूँकि मंच अभी इसके संचालन बाद भी मेरी ये ये विधा बहुत ही है मेरी। जी, महत्व। तो मंच संचालन मेरी विधा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग भी, चूँकि आपका ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत बड़ा है, सोशल मीडिया यानी सभी लोग, पूरा विश्व हमें देख रहा है। तो बस जो भी पदाधिकारीगण देख रहे हैं, तो इस विधा को भी, जो प्रतियोगिताएँ होती हैं या जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें इस विधा को भी शामिल किया जाए। जैसे नाट्य कला है या चित्रकला है, बाकी संगीत कला है, सारी चीज़ें हैं, केवल मंच कला उसमें नहीं है। तो मंच हुँ, संचालन कला भी उसमें होना चाहिए। ये क्या मेरी बड़ी बात! इच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात को आपने यहाँ पे रखा है। और वाक़ई मैंने ये नहीं सीखा कि मंच संचालन की कला को सीखना चाहिए या सिखाना चाहिए या इस बारे में सोचना चाहिए। लोगों का ये मानना है कि ये नैसर्गिक होता है, या किसी भी कार्य में जब होते हैं, जैसे माइक पकड़ा आपने, तो वो कॉन्फिडेंस आया, आवाज़ में आई। अब फिर आपने जब कैमरा को फेस किया, तो वो दूसरा एक कॉन्फिडेंस आया। आपने बच्चों को जब मोटिवेट करना शुरू किया, जब पढ़ाना शुरू किया, रोज एक जयंती और एक विषय को रखा, तो एक अलग ही उस कॉन्फिडेंस लेवल को पाया होगा, ज्ञानवर्धन उसके साथ हुआ क्योंकि बिल्कुल। ये पढ़ना बहुत पड़ता है। तो उसके बाद मंच संचालन मुझे लगता है कि आपके लिए तो चुटकियों का खेल होता होगा, मतलब यूँ नहीं, उठाया और मेरे लिए तो ज़रूर है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ इसमें और ढेर सारे लोग आएँ, लोगों का रुझान हो, ताकि हर मंचीय प्रस्तुतियाँ बहुत खूबसूरत हों। क्योंकि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, जब तक एक पूरी टीम नहीं होगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं रिटायर हो जाती हूँ, अभी मैं बता दे रही हूँ, एक हुँ, कार्यशाला का आयोजन मैं ज़रूर करूँगी बच्चों का, कि जिसमें मंच संचालन की विधा मैं सिखाऊँगी उन्हें। आहा! वैसे तो क्या ये बात! सिखाया नहीं जाता, जो आपने कहा कि वो धीरे-धीरे मैच्योरिटी के साथ आती जाती है चीज़ें, लेकिन फिर भी एक नहीं, इच्छा नहीं, है। और हाँ, हाँ। एक चीज़ और मैं अपनी बात अभी आपके माध्यम से मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैंने, चूँकि जब यहाँ राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, तब से बड़े मंचों का संचालन शुरू किया है। मेरी बस एक बड़ी इच्छा है कि कभी माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के मंच का संचालन मिला, तो शायद मेरी जो एक होता है ना आत्मा की जो तृप्ति, या जो कलाकार होने का मतलब जीवन सफल होना, उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाएगा कि क्या मैं, बात! हाँ, जी रही हूँ, कला के लिए मैंने कुछ किया है। नहीं, नहीं, बहुत प्यारी-सी सोच है आपकी। और
बस जल्दी से जल्दी ये पूरी हो। हम सबकी ये कामना है और हम चाहते हैं कि बिल्कुल आप इस लेवल पे आएँ, और मैं भी सामने से बैठ के देख रही हूँ कम से कम। तो या मैं कुछ कमेंट्स भी देखते चल रही हूँ कि रेणु हम्म। सहाय हैं हमारे साथ, कहती हैं कि दोनों शानदार लोगों को एक साथ देखकर दिल अत्यंत खुश हो रहा है। क्या बात है ना, कितना प्यारा-सा उनका कमेंट है। साथ में है शन्नो श्रीवास्तव जी, कहानीकार हैं, और कहती हैं कि रीता जी और स्मिता जी, आप दोनों को गुड इवनिंग। रीता जी, अपना है पहले का नाता कोई, उम्मीद है पहचान रही होंगी। तो आप सभी लोग बता तो रहे, जितने लोगों का नाम आप बोल रही हैं सभी मुझसे जुड़े हुए हैं। हाँ, सभी हाँ। को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ अच्छा, से दीजिए कि सबका धन्यवाद कि सब लोग फेसबुक से मेरे साथ नहीं, लोग लाइव आपको जुड़े हुए हैं और सीधे आपके सुन साथ। रहे हैं, लोग आपको सीधे सुन रहे हैं, आप अपना धन्यवाद आप अपने से दे सकती हैं। और सन्नो श्रीवास्तव जी कहती हैं कि 2 संचालक आमने-सामने हैं इस समय। और कीर्तन त्रिपाठी जी का कमेंट है, कह रहे हैं मन संचालन से ही किसी भी कार्यक्रम की शोभा और सफलता तय होती है, निश्चित रूप से। और आपका भी मन संचालन सराहनीय है स्मिता जी, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। तो थैंक यू। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, और आमीन कह रही हैं शन्नो श्रीवास्तव जी, आपकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए। और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। डॉक्टर रेखा रानी शर्मा जी हैं, बहुत अच्छी पहल है कह रहे हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी का कमेंट है। चलिए कुछ कमेंट्स में थोड़ा रुक के भी देखती हूँ। हमारे साथ वीरेंद्र श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, 2 हस्तियाँ दोनों लाजवाब, गॉड ब्लेस यू बोथ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इतना इससे हिम्मत प्यार। और बढ़ रही है कि कुछ और, हाँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, हम दोनों को बहुत कुछ करना है अभी। जी हाँ, बिल्कुल। बस करना क्या है, चलते रहना है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। आसिफ ज़हीर जी जुड़े हुए हैं, मुबारकबाद दीदी कह रहे हैं आपको। तो बहुत सारे लोग थैंक हैं, यू। अभी कमेंट्स से कुछ नए लोग आते हैं तो मैं ज़रूर लेती हूँ उन कमेंट्स को। हम लोग बात कर रहे थे मन संचालन के बाद आपका एक और स्वरूप, जब आप मंचों की बात कर रहे हैं तो संचालन के साथ-साथ आप अदाकारी से भी जुड़ी हुई हैं। फ़िल्मों में भी आपने अदाकारी की है, नाटकों में किया है। तो कौन-सा पहले किया आपने, नाटक में या फ़िल्म में? पहले तो नाटक शुरू किया था, थिएटर मैंने शुरू किया था, और मैक्सिमम मुंशी प्रेमचंद जी के नाटकों से मेरी शुरुआत हुई है। और मुझे अच्छा, लगता है शायद मुंशी प्रेमचंद जी के सभी नाटकों का मंचन मैंने किया है। तो मुंशी अरे प्रेमचंद जी के लगभग, हाँ। क्या बात है! और बड़े नाटकों में जो मुख्य रहे वो भीष्म साहनी की कबीरा खड़ा बाजार में, और धर्मवीर भारती का अंधा युग, बेचारा भगवान धर्म, ऐसे करके मतलब इस तरह से एक और हाँ, प्ले मेरे था। पास और भी कुछ नाम हैं। हाँ, बेचारा हम्म। भगवान, और एक है दुखुआ में बीतल रतिया। हाँ, ये दुखवा में बीतल रतिया, ये सब मैंने किया है। और अब एक बहुत आज के दिन इस बात को करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारे जो इन नाटकों के निर्देशक थे पीयूष कांत अलग जी हमारे बीच नहीं है। तो मैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि उनके माध्यम से मेरे अंदर एक कलाकार जो जीवित हुआ, या जो एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा, तो सदा मैं उनकी इस विधा को आगे और बढ़ा के ले चलूं, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकूं। यही तो सच्ची श्रद्धा। पहले थिएटर किया मैंने, शुरुआत मैंने रेडियो से, फिर दूरदर्शन, देन थिएटर, और थिएटर के बाद से फिल्मों का दौर जब भोजपुरी फिल्मों का दौर गोरखपुर में आया, यहाँ गोरखपुर से तो बाहर जाना नहीं हुआ। गोरखपुर में जब आया तो मनोज तिवारी जी की जो आज का सांसद है, उनकी पहली फिल्म हमका माफी देता, उसमें मैंने उनकी माँ का रोल किया। क्या और बात! देखिए, उसके ये बाद जानकारी मेरे दो पास नहीं है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि बहुत लोगों के पास नहीं होगी। तो हमका माफी दे दो और भैया हमार, एक में उनकी माँ का रोल किया, एक में सास का रोल किया। और अभी जो सांसद हमारे हैं रवि किशन जी, उनके साथ भी मैंने 2 फिल्में की। एक प्रीत न जाने रीत की थी, उसमें उनकी माँ का रोल किया था। और एक दुल्हा ऐसन चाहिए, उसमें मैंने उनकी सासू माँ का रोल किया था। तो वो भी मिलते हैं तो बड़ी आत्मीयता के साथ मुझसे मिलते हैं कि वो जो सासू माँ पुराना बोलते रिश्ता है। हैं, भी बताइए आप, कि माँ बोलते हैं कि सासू और माँ? जी, माँ बोलते हैं कि सासू माँ बोलते हैं? क्योंकि चरित्र आपने दोनों निभाया है।
बोलते हैं मेरी सिस्टर है ये तो। वो तो बोलते हैं वो तो फिल्मी रिश्ता हमारा था, लेकिन मेरी बहन है, दीदी है, तो बस इस तरह से बातें हमारी होती हैं। फिर एक अच्छी फिल्म जो की थी, चलत मुसाफिर मोह लियो रे, ये निरहुआ छैला बिहारी, बिहार का बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, कल्पना उसमें थी। मतलब लगभग रेनाउंड भोजपुरी के जो नाम थे उस दौर में, तो वो मैंने लगभग 6 साल 7 सालों तक लगातार मैंने किया था कई फिल्मों में। आगे और भी इच्छा है अभी फिल्मों में काम करने का? वो जानती है समस्या स्मिता जी ये हो गई, 2007 में मैं बहुत भयंकर रूप से बीमार पड़ गई, मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने जैसे झुकने के लिए या जमीन पे बैठने के लिए ये सब मना कर रखा है। तो इसीलिए ये सारी चीजें छोड़ के थिएटर में एक केवल बेचारा भगवान ऑपरेशन के बाद मैंने किया, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्टर ने कहा आपको खड़े खड़े रोल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सीधे खड़े होके या आराम से बैठ के कोई काम कर सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे मूवमेंट अगर हो तो वो मेरे लिए दिक्कत होती है। तो करना तो चाहती हूँ, लेकिन अगर कोई निदेशक मेरे साथ इस तरह से एडजस्ट करे कि ऐसा रोल दे दे, तब तो इच्छा है मेरी जरूर। लेकिन अगर चैलेंजिंग रोल होगा, गिरना है या बहुत सारे मूवमेंट्स होंगे, तो वो शायद अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्या बात है। चलिए, अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो फिल्मों से जुड़े हैं या निर्देशन से, तो फिर बताइए, कोई ऐसा रोल लिखिए आप लोग भी। बहुत सारे कमेंट्स और भी आ गए हैं, मैं कुछ नए नाम उसमें सम्मिलित करते चलती हूँ। हमारे साथ यहाँ पे राकेश कुमार जी हैं, दिल्ली से हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और बहुत सारा कार्य उनका है, और वो कह रहे हैं वाह बहुत खूब, वाह वाह, और कह रहे हैं कि हमका माफी दे दा, क्या बात है, गजब। मृत्युंजय श्रीवास्तव जी बहुत खूब कह रहे हैं, और रेणु सहाय जी भी पीयूष जी को अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। वीरेंद्र श्रीवास्तव जी ये कहते हैं कि नारी शक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गजब परफॉर्मेंस, नमन। नीरज सिंह जी हमसे जुड़े हैं, पूछ रहे हैं कि कल्पना जी भी थी फिल्मों में, आपने जिक्र किया तो। हाँ, मेरे हाँ। साथ कल्पना जी भी थी, और कल्पना मेरी बहू बनी थी, और कल्पना ने मेरा पैर दबाया था, मैंने वो फोटोग्राफ्स रखी हुई है कि कल्पना से मैंने कहा इसको मैं बड़ा करा के अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगी, लेकिन लगा नहीं पाई। और लोग बहुत आनंदित हो रहे हैं, उनमें से राकेश कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि क्या बात है, कहाँ से इनको पकड़ लिया स्मिता जी, आनंद आ गया, वाह बहुत खूब। मैं बहुत दिनों से थैंक यू सभी पकड़ना लोगों चाह को। रही थी जी, वो पकड़ में आ नहीं रही थी, अब जब पकड़ में आई है तो मैं उनको यहीं पे रखूंगी फिलहाल कुछ दिन के लिए। गायत्री आनंद जी हैं, कह रही हैं कांग्रेचुलेशन रीता मैम, आप हम सबके लिए प्रेरणा हैं, बेस्ट विशेस टू यू बोथ, थैंक यू सो मच। थैंक यू गायत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और कुछ नए नाम में हैं, आशा मिश्रा जी कांग्रेस बोल रही हैं आपको, और मृत्युंजय जी कहते हैं कि रीता जी बहुत बहुत आभार आपका कि रीता जी जैसे महान विभूतियों से मुलाकात का अवसर प्रदान करती हैं। देखा, मुझे थैंक यू लोग क्यों बोलते हैं, इसलिए मैं आप जैसे लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आती नहीं तो मैंने हूँ। आपसे इसीलिए शुरुआत में ही कहा था कि आपने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दे दिया। राकेश शायद जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा कभी। अरे बस ये तो आप लोगों का प्यार है, और तो जो जिसको आप बड़ा कह रही हैं। राकेश जी कह रहे हैं रीता जी से मिलना कैसे होगा, इनका दर्द औषधि से ठीक करें। अच्छा हाँ, ये औषधियों से भी जुड़े हुए हैं, मैंने बताया ना कि बहुत सारे कार्यों से हैं, तो मैं आप लोगों को नंबर एक दूसरे का शेयर करवा दूंगी, आप लोग बात कर लीजिएगा। अच्छा। नहीं, राकेश जी का नंबर है मेरे पास, और राकेश जी दर्द अब कहीं कोई ऐसा नहीं है मुझे, लेकिन कुछ एहतियात डॉक्टर ने मना किया है मुझे, नंबर एहतियात आपके बोला है कि ये रखना है, और कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा नॉर्मल राकेश, जीवन जी रही हूँ मैं। मुझे नहीं लगता है रीता जी कि आपके पास राकेश जी का नंबर होगा, क्योंकि वो हो भी सकता है शायद, क्योंकि मैंने इसी कार्यक्रम में यहाँ पे शेयर किया था नंबर को, तो अगर आपने वो कार्यक्रम गोरखपुर के हैं, ये गोरखपुर के हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, तब नहीं होगा। वो राकेश नाम थोड़ा कॉमन है, बट व्यक्ति अलग है। ओहो। जानना चाहते हैं आपसे कि कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें भी कार्य करने की इच्छा शेष है, ऐसा वो बताइए। बस क्षेत्र यही है कि वही नारी सशक्तिकरण की दिशा में जितना मैं चाह रही हूँ महिलाएं सशक्त हो। वैसे तो देखा जाए तो हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ लड़कियां पीछे हैं,
लेकिन फिर भी उतनी मात्रा में नहीं है जितनी में होनी चाहिए। या लोगों के अंदर, जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ वहाँ गरीबों के बच्चे आते हैं, अभी भी उनके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से उनके जीवन से वो समस्याएं खत्म हो। यानी शिक्षा के लिए वो सारे अब बच्चे हाई स्कूल पास करके छोड़ देते हैं पढ़ाई, इंटर करके छोड़ देते हैं। यानी वो बच्चे भी पढ़ लिख के, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि नौकरी करे या व्यवसाय करे, घर संभालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक पढ़ने के बाद जो दिमाग का विकास हो जाता है, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। तो इसी क्षेत्र में मैं चाहती हूँ महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 75 महिलाओं को नारी सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने के लिए सम्मान दिया गया। मुझे भी वो सम्मान मिला, अच्छा भी लगा मुझे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो काम मतलब मुझ पे जो भरोसा जताया गया है, तो उसको मैं जमीन पे उतारूं। तो उसके लिए मैं जरूर, लेकिन वो काम जैसे मैं सेवानिवृत्त होती हूँ उसके बाद वो काम शुरू करूंगी मैं। चलिए, हमारा सहयोग जहाँ भी और जैसे भी हो सकेगा, आप बस हमें याद कीजिएगा और हमको आप खड़ा पाएंगी वहां पे। और मुझे अरे लगता है थैंक कि यू स्मिता जी। ऐसी बातें सभी के मन में आ रही होंगी। और करुणा श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ी हुई हैं, रेहान खालिक जी हैं, आपको नमस्कार कह रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं, आपको भी बहुत थैंक बहुत यू। नमस्कार। रूप कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं, दीदी प्रणाम। और मुझे भी प्रणाम, आपको भी सादर प्रणाम। और कह रहे रीता दीदी आप एक लिविंग लेजेंड हैं। क्या बात है ना, मतलब अच्छा, बात भी जब किसी ऐसे बड़े व्यक्तित्व के मुंह से जब आती है, वो तो अपने आप में वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और सीधे दिल को छू जाती है। तो मैं वो फील कर पा थैंक रही यू हूँ। डॉक्टर रूप जी, बहुत प्यार करते हैं मुझे। थैंक यू। हाँ, अरे आप हैं भी बहुत प्यारी, नौकरी से अरे ज्यादा। थैंक यू स्मिता जी। बिल्कुल। और बहुत सारे कमेंट्स हैं, मुझे लग रहा है कि इनका कार्य हर तीसरे दिन रखिए, लोगों का बीपी शुगर आप दोनों के ठहाकों से ठीक हो जाएगा। आपको साधुवाद। महिलाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार में मैं मदद करूंगा, ऐसा विश्वास और आश्वासन है राकेश कुमार जी का। और बहुत बेहतरीन कार्य, मैं चाहूंगी कि आप लोग एक दूसरे से मिलें और बात करें, तो बिल्कुल। अच्छा होगा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं लोगों के को रोज़गार देने के लिए और भी बहुत सारे क्षेत्र में। तो मैं अच्छा चाहूँगी अच्छा, अरे वाह, तब तो बहुत अच्छा। फिर तो नंबर जरूर दीजिएगा मुझे उनका। हम्म। तो दिल्ली में है वो। और चलिए हम लोग बात कराते हैं। और ऐसे ही होता है, देखिए ऐसे ही होता है, एक-दूसरे से जुड़ते जाते हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है और ये कोशिश है कि जी एक-दूसरे से जुड़ते हुए इतने सुंदर से एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनाया जाए, जिसकी परिकल्पना सब लोग करते हैं, चाहते सब लोग हैं। लेकिन अकेले-अकेले करने की बजाय जब एक साथ जुड़ेंगे ना, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा हो जाएगा, सहयोग बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही में, सभी लोग मिलके समाज को बदलने की कुवत बिल्कुल रखते हैं। बस सभी का साथ, साथ ही हाथ बढ़ाना। और हाथ आ रहे हैं आज। अब इस प्लेटफॉर्म से, मतलब मैं अपने को इतना नहीं समझ रही थी मुझे भी कोई इतना लाइक करता होगा या मेरे बारे में सोचता, लेकिन अभी आपके माध्यम से जो पता चल रहा है, तो मुझे हुँ, मतलब बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है अब मेरे दायित्व तो बढ़ते जा रहे हैं। अब मुझे हाँ, बहुत कुछ करना है। अभी देखिए दायित्व बढ़ाने वाला एक और कमेंट आया है, एक बहुत ही प्यारे से व्यक्ति हैं, हम्म। इन्होंने भी मुझे कहा था कि आप इनसे बात कीजिए। संदीप श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ में। अच्छा अच्छा, कहते संदीप जी, हाँ, धरोहर सशक्त। छायाकार। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अद्भुत हम्म। व्यक्तित्व हैं अपने आप में वो। और कहते हैं वो कि सशक्त नाट्य, फ़िल्म अभिनेत्री, प्रखर वक्ता, कला, साहित्य, संस्कृति को आत्मसात करने वाली आदरणीय श्रीमती रीता मैम को बधाई। आज परम अरे सौभाग्य। बहुत बहुत आशीर्वाद संदीप। हाँ, ओहो! इतना प्यार भरा उनका शब्द रहता है ना, बहुआयामी प्रतिभा की धनी रीता दी को मेरा प्रणाम। और कौन कह रहा है ये बात? ममता श्रीवास्तव जी कह रही हैं, ममता अच्छा, केतु। अरे सभी वही ना कह रहा, हमारा गोरखपुर बहुत सुंदर है। और मैं मतलब पूरे भारत की बात करूं, भारत बहुत सुंदर है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लेकिन गोरखपुर तो सचमुच अद्भुत है। अद्भुत व्यक्तित्व रहते हैं। और शायद मुझे लगता है किसी भी विधा से अछूता नहीं है। हर विधा के कलाकार गोरखपुर में, या हर विधा को जानने वाले लोग यहाँ पे हैं। तो हाँ, सभी को बिल्कुल। बहुत बहुत ये प्यार।
पिछले दिनों में मुझे भी बहुत, बल्कि पिछले दिनों में क्या, पिछले दिनों जा करके वहाँ से अनुभव किया मैंने कि गोरखपुर हुँ, में अब क्या कहते हैं ना, जीने का जो आनंद है कि इतना सारा हुँ, प्लेटफ़ॉर्म है, इतना सारा कार्य है, और सभी लोग मिल-जुल करके कर रहे हैं। ये जो हुँ, वातावरण है ना, वो बहुत खूबसूरत आप लोगों ने बना करके रखा हुँ। है। और पिछले दिनों मैं गोरखपुर में आई थी और मैंने वहाँ एक कार्यक्रम में आपका मंच संचालन को देखा, और तब से मेरी इच्छा थी कि हाँ, अब बात करते हैं अरे! आपसे। थैंक यू। तो हम लोग बात कर रहे थे आपके थिएटर के बारे में, फ़िल्मों के बारे में, चरित्र अभिनय के बारे में। तो जहाँ तक चरित्र अभिनय की बात है, तो चैलेंजिंग तो होता है अपने आप में रोल को निभाना, उस किरदार को अपने आप में उतार पाना। तो बिल्कुल। उन किरदारों में भी मैं जानना चाहूँगी कि सबसे मुश्किल कौन-सा रहा? सबसे मुश्किल रहा, एक मुझे रोल मिला था, सीरियल बना था यहाँ पे, अंगना में आइल बहार। उसमें हाँ। मुझे नेगेटिव कैरेक्टर दिया गया था। तो हाँ। पॉजिटिव कैरेक्टर तो मैं बड़े आराम से बिल्कुल निभा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसमें एक मतलब बिल्कुल लड़ाका वाली जो इमेज होती है, बहू को प्रताड़ित करने वाला, वो हाँ। सारी चीज़ें थी। मतलब उसके लिए मुझे कितना अपने से लड़ना पड़ता था, और किसी तरह से लड़-लड़ के जब मैंने उसको किया, तो सभी ने कहा बिल्कुल आप तो लग रही लड़ाका ही हैं सही में। तो एक कमेंट ये आया, और हाँ। एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, एक बन रहा था, गोरखपुर दूरदर्शन के लिए बन रहा था, बाद में वो नेशनल से टेलीकास्ट हुआ, धुआँ नाम से एक सीरियल था। तो उसमें मुझे जैसे वो दिखाता ना, धुआँ होता है तो बहुत खाँसी आती है, फिर बीमारी होती जाती है, तो मुझे खाँसी का वो इफ़ेक्ट देना था, कहीं कोई डायलॉग नहीं था मेरा। और अजय मिश्रा जी हैं, इस समय हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, पहले दूरदर्शन में यहाँ पे थे, वही उसको डायरेक्ट कर रहे थे। और मैं जब इस लेट के मैंने अपना कैमरा जब ऑन हुआ, खाँसने वाला रूम में धुआँ था और मैंने खाँसना शुरू किया। फिर हुँ। थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन देते-देते कैमरा उन्होंने कट बोल दिया, तो मुझे लगा शायद हो गया है। मैंने कहा हो गया? बोले नहीं हुँ। अभी तो नहीं, आपको खाँसी आ गई है ना इसलिए मैंने रोका है इसको। मैंने कहा हे भगवान! आपने तो चौपट के, मैं इतने उससे डूब के अभिनय कर रही थी और आपने तो वो चीज़ मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने कहा बताइए तब से मैं खाँसे जा रही हूँ, आपको लग रहा है रियल खाँस रही हूँ। मैंने कहा एक्टिंग करना तो रियल तो करना ही करना है। जब तक उस चीज़ को हम एडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक शायद नहीं कर पाएँगे। तो ये हुँ। 2 वाक़यात मुझे ऐसे याद आते हैं, तो ये चैलेंजिंग, ये 2 रोल बहुत चैलेंजिंग लगे। बाकी फ़िल्मों में सामान्य या सीरियल्स में जहाँ लड़ाई वाला रहा वही बहुत थोड़ी दिक्कत की बात हुई, नहीं तो बाकी तो बहुत अच्छा-सा तो मैं आपको रहा। बिल्कुल भी बर्डनाइज़ नहीं करूँगी इस बात के लिए कि आप मुझे लड़ाई वाला या लड़ाका वाला स्वरूप दिखाइए या खास के दिखाइए। मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि कोई भी ऐसा डायलॉग जो आपने फ़िल्मों में या थिएटर में या कहीं भी बोला हो, तो अगर आपको याद है तो हमारे दर्शकों को सुनाइए ज़रूर। जी। तो ठीक है, मैं बैठ के तो मुझे लग रहा मुश्किल हो गई, फिर भी कोशिश करती हूँ, केवल हुँ। डायलॉग ही पहुँचेंगे। ये मैं अंधा युग का गांधारी का रोल का थोड़ा-सा सुना रही हूँ, क्योंकि वो मेरे दिल में बिल्कुल उतरा हुआ है, तो जी, उसको मैं करके दिखाती हूँ। जी, जी, जी। किया है कृष्ण, ये सब कुछ तुमने किया है। सॉरी, थोड़ा मैं मुझे अभी भूल रहा है। अच्छा वो पहले जाती है गांधारी, मैं थोड़ा-सा ये बता दूँ तब मुझे याद आ जाएगा। गांधारी जब जाती है और अपने पुत्रों का, संजय उन्हें दिखाते हैं रणभूमि का दृश्य कि ये हुँ। देखो ये तुम्हारे सभी पुत्र मरे पड़े हुए हैं। तो बिल्कुल एकदम आपे से बाहर हो जाती हैं और वहीं पे कृष्ण को श्राप देने के मूड में आ जाती हैं। और वहाँ पे अपने पुत्रों के शव दे करके, नहीं, ये नहीं, ये शव ये शव मेरे पुत्रों के नहीं है। ये शव मेरे पुत्रों के नहीं है। किया है कृष्ण, किया है कृष्ण, ये पाप तुमने किया है। चाहते यदि तुम तो रुक सकता था संग्राम ये। मैंने मैंने प्रसव नहीं किया कंकाल, वो इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने वो शाप दिया। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुमने वो शाप दिया भीम को जो तुमने दिया अश्वत्थामा को। तुमने किया है अपनी प्रभुता का दुरुपयोग। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। अब प्रभु हो या परात्पर, चाहे कुछ भी हो, सहारा तुम्हारा वंश इसी तरह
इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को मार खाएगा। और तुम हो प्रभु, लेकिन मारे जाओगे पशुओं की तरह, मारे जाओगे पशुओं की तरह। रोई नहीं अपने 100 पुत्रों की मौत पर भी मैं, पर कृष्ण तुम पर मेरी ममता है अगाध। क्यों नहीं वापस कर दिया तुमने ये शाप, क्यों नहीं वापस कर दिया। और टूटे फूटे ही उसमें सुनाया मैंने, पूरा याद नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में नहीं था कि आप ये भी पूछ सकती हैं, नहीं तो मैं डायलॉग थोड़ा सा याद कर लेती। बहुत मुझे लगता है 20 साल हो गए। ओह माय गॉड, अगर ये याद नहीं है और अचानक से आ गया है तो फिर सादर प्रणाम आपको, कहाँ है आपके चरण। अरे नहीं, इसमें तो ऐसी बात नहीं है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत। और ये ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं, गौरव राय जी हैं, रुपेश जी बोल रहे हैं जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी, और सुनील प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, सादर प्रणाम कह रहे हैं आपको। संदीप श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं दमदार अभिनय संवाद। वीरेंद्र श्रीवास्तव जी भी कहते हैं कि वाह वाह रीता जी, वंडरफुल, नमन, और वह रोम रोम झंकृत कर दिया, बहुत बधाई, रुपेश जी बोल रहे हैं। और क्या कहूँ मैं, दीदी को बोलिए। अच्छा, बिल्कुल, चलिए मैं थोड़ी देर बाद ये सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। बेहद उम्दा डायलॉग, आशा मिश्रा जी कहती हैं कि बहुत सुंदर अभिनय। नीरज सिंह जी कहते हैं बेहद उम्दा डायलॉग। ममता श्रीवास्तव जी कहती हैं शानदार अभिनय। ओह, थैंक यू। आपने तो माहौल बदल दिया, वक्त को कहीं और मोड़ दिया, और हमें महाभारत के उस दृश्य में कहीं ना कहीं समेट के रख दिया। बहुत ही खूबसूरत। खांसी की तरह ये वाला में भी आप बहुत। और अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल है आपका, इतने सारे अनुभव हैं, इतने सारे कार्य हैं, मतलब अलग अलग फिल्म में अलग अलग दायित्व हैं, और कहते हैं ना कि माहौल भी हर जगह बदल जाता होगा, तो निश्चित रूप से एक्सपीरियंस बहुत होंगे, यादें बहुत सारी होंगी आपके जीवन में, बहुत सारे अनुभव होंगे। तो उनको अगर आप कुरेदती हैं, पलट कर देखती हैं, तो कौन सा संस्मरण याद आता है? अनुभव तो मुझे लगता है मंच के ही ज्यादा याद आते हैं, मंच परे जो चीजें होती रहती हैं। एक बार मैं बताऊं कि कफन नाटक हम लोग कर रहे थे मंच पे, और कफन नाटक के दौरान, अब मुझे हंसी भी आ रही है, वो झोपड़ी लगी हुई थी, झोपड़ी थोड़ी नीचे सी थी। तो ये हुआ कि डायलॉग बोलते हुए निकलना था माधव को, अरे बुधिया के हस्बैंड को, घीसू को अंदर से बाहर आना था। और जब बुधिया मर जाती है तो उसको मतलब चिल्लाते हुए कि दादा बुधिया मर गई, हमारी दुनिया उजड़ गई, भोजपुरी में हो रहा था। तो वो बोला गया था उसको, तुम अंदर से जब निकलना तो धीरे से निकल के बाहर आ जाना और बाहर अपने एक्शन को करना। लेकिन होता ना, आर्टिस्ट इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो जैसे ही निकला और तुरंत दादा बुधिया मर गई, और ऐसे किया और झोपड़ी उड़ गई, पूरी झोपड़ी उड़ के बिल्कुल दर्शकों की तरफ चली गई। और फिर वो डायलॉग पूरा बोला, वो तो बेचारा डर तो गया ही। बाद में जब खत्म हुआ नाटक, सबने कहा अरे क्या फैंटास्टिक अभिनय किया इसने, और बताइए घर उजड़ गया, मतलब बुधिया मरी तो घर उजड़ गया, और उसको कितने अच्छे से डायरेक्टर ने दिखाया। तो इस तरह के बहुत सारे संस्मरण मतलब दिमाग में है। जैसे फिल्मों के दौरान एक संस्मरण मुझे याद आता, करवा चौथ का व्रत था और हमका माफी देदा मैं कर रही थी, और पडरौना में शूटिंग हो रही थी। डायरेक्टर ने कहा नहीं, मैं शूटिंग तो नहीं रोकूंगा क्योंकि कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है सर। अब ये हुआ कि वो चांद को देख के पूजा करनी थी, कैसे क्या किया जाए। वो हम लोगों क्या, एक रसिया गुड़ का चावल खाया जाता है और फरा बनता है। तो बस भगवान से मैंने माफी मांगी, मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते। कि जो गांव वाले थे वो इतने प्यारे थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैडम का अगर ऐसा है व्रत तो हम लोग वो रसिया और फरा, नाम आप तो जानती होगी क्योंकि आप हमारे ही क्षेत्र की हैं, तो वो दोनों आइटम वो लोग बना के लाए। और शायद मुझे लगता है ये चीज मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि उन लोगों का जो प्यार था कि एक आर्टिस्ट को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए।
और जो चीजें जरूरत पड़ी उसमें पूजा तो खैर एक सिंबॉलिक ही मैंने किया हल्का फुल्का। तो ये चीजें मुझे अभी भी बहुत याद आती हैं। और हाँ। अंधा युग में एक छोटा सा बस, तो मेरे साथ धृतराष्ट्र का रोल कर रहे थे अनिल मेहरोत्रा जी, यहाँ पे हैं। वो मंच पे आए, अभी कर्टन नेपाल क्लब में हो रहा था, कर्टन बंद था और वो चश्मा पहने ही मंच पे आ गए। और जैसे ही कर्टन हटना शुरू हुआ, मैं पट्टी में थी, लेकिन मुझे पट्टी इस तरह से लगाई थी मैंने कि नीचे से थोड़ा दिखता रहे, नहीं तो पता रहे स्टेज पे गिर जाती। तो नीचे नीचे से मैं देख रही थी, तब तक मेरी नजर पड़ी, अरे धृतराष्ट्र के तो चश्मा लगा हुआ है। मैंने खटाक से चश्मा खींचा और फेंक दिया चश्मा उनका। और बाद में डायलॉग चले और अच्छा हुआ चश्मा उनका जहां वो बैठे थे उसके नीचे गया। और जब हो गया पूरा प्ले खत्म हो गया, बोले रीता जी आपने मेरा चश्मा तोड़ दिया। मैंने कहा नहीं सर, तोड़ा तो नहीं होगा, फेंका था मैंने, चूंकि आप चश्मा लगाए आ गए थे, तो फिर देखा तो वो सही सलामत वहीं पड़ा हुआ था। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे संस्मरण है जो मतलब सोच सोच के हंसी आती है कि प्यारे कैसे कुछ कैसे। ना, मतलब मैं पूरा सीन मेरे सामने आ गया, मैंने पूरा एज्यूम कर लिया कि किस तरह से आपने चश्मा निकाल करके यूं फेंका होगा। देखे नहीं चश्मा, चिल्लाए नहीं अपने स्टेज पे जोर से कि अरे चश्मा, धृतराष्ट्र चश्मा पहन के क्यों। तो वही कह रहे, कुछ कुछ चीजें ऐसी है, बहुत दुख वाला सीन। और जैसे बहुत कभी कभी ये होता था, जैसे हम लोग खूब रोने वाला डायलॉग कर रहे हैं, ये तो फिल्मों में ज्यादातर होता था, रोने वाला डायलॉग खूब कैमरे के सामने तो खूब रोए थे, और जैसे ही बैक हुए हा 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 करते हुए तो जो लोग देख रहे होते कहते अरे ये लोग क्या हैं, अभी तो रो रही थी, आंसू इतने गिर रहे थे, अब देखो कैसे ठहाके लगा रहे हैं, इसका दिल से नहीं रोते हैं ये सब। तो बस दिल से ऐसे छोटे छोटे संस्मरण है। नहीं, सच में बहुत ही प्यारे। और वो जो झोपड़ी उड़ा दिया ना उसने कि तो ये सारे सच में बहुत ही मजेदार से होते हैं। और देखिए आज भी आपको याद है, तो ये पल जीवन की उपलब्धियों में से हैं। अच्छा, रुपेश जी और संदीप श्रीवास्तव जी दोनों लोग आपसे भोजपुरी में संवाद सुनना चाहते हैं। कह रहे हैं कि भोजपुरी नाटक और फिल्म भी आपने किया है, तो कुछ भोजपुरी में हो जाए। तो फिर नाटक का ही मुझे थोड़ा याद है, फिल्मों वाला तो याद नहीं रहता है डायलॉग। ये कबीरा खड़ा बाजार का एक मैं भोजपुरी में सुनाती हूँ। वो कबीर अपनी माँ से बार बार पूछता है कि माँ हमको किसने जन्म दिया है। तो उसकी माँ नीमा जो है वो क्या उसको जवाब देती है, उसको मैं बस भोजपुरी में सुना रही हूँ। ठीक, एक्शन। जे यही दिन तो हमें मिला ना कबीरा, हम हम बियही के तोरे बाप के साथ जा रही थी। अरे हमारी डोली जुलाहो की बस्ती की तरफ से धीरे धीरे जा रही थी। अचानक ना हमें प्यास लगा और तेरे बापू ने डोली वहीं रुकवा दी। हम पानी पीने के लिए उतरे। हमारी डोली गंगा किनारे से जा रही थी और नदी था ही वहीं, तो हम पानी पीने उतरे। पानी पीने के लिए जैसे गए, हम अजूरी अभी उठाए नहीं, तब तक हमारे कान में तुरे रोने की आवाज आई। हम और तुरे बापू एकदम दौड़ते हो वही दिशा में पहुंचे। पानी पीना भूल के हम लोग वही दिशा में चले गए कि कहां से ये लड़का के रोने की आवाज आ रही है। तो जाके देखते कहां है, तू वही पड़ा रो रहा है, और तुरे माँ मुंह में तुरी माँ का दूध अभी भी लगा हुआ था। और कबीरवा वहीं पे मैंने मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा लिया। और अरे अल्लाह ताला ने तो हमारी गोद वही दिन भर दी थी, और तू बार बार सबके सामने काहे पूछता है कि हमें किसने जना है, बता किसने जना है। अब जा, तू जान गया किसने जना, अब जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, जा कबीरवा जा, हम लोग को छोड़ के जा यहाँ से, जा कबीरवा। ओ भाई, एक बार फिर से अपने चरण आप मुझे दे ही दीजिए, यहाँ से उठा लीजिए, मैं प्रणाम कर ले। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत। और क्या कहूँ मैं। ये सब पीयूष भैया के निर्देशन में किए हुए नाटक थे। अंधा युग तो नहीं, अंधा ये जो दूसरा अभी सुनाया कबीरा खड़ा बाजार में पीयूष भैया के निर्देशन में
वो सिखाते थे कि किस तरह से डायलॉग की डिलीवरी करनी है, कैसे दर्शकों के दिल में उतरना है। युवा संगम से ये नाटक मैंने किया था देखिए और पहली ये प्रस्तुति जो थी वो दर्पण नाट्य संस्था से। अरे वाह! हम्म, तो अनुभव बोल रहा है आपकी बातों में, आपके चेहरे पे साफ झलक रहा है और नीरज सिंह जी भी कह रहे हैं कि बेहद भाव प्रबल प्रस्तुति रुला दिया आपने और सलाम है आपको रुपेश जी बोल रहे हैं, जय भोजपुरिया बोल रहे हैं, thank you. जय जय बोल रहे हैं संदीप जी और हमारे साथ अभी जुड़े हैं संजय कुमार वर्मा जी बहुत सुंदर कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं आपका लवी बंसल जी जुड़ी हुई हैं, वो भी आपको प्रणाम कह रही हैं, वाह बहुत बढ़िया कह रही हैं। तो इस थैंक तरह यू। से भोजपुरी की तो जय स्मिता जी तभी होगा जब 8वीं अनुसूची में भोजपुरी जुड़ जाएगी, क्योंकि जब तक नहीं जुड़े तब तक हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कोशिशें जारी हैं, देखिए कब वो मुकाम आता है कि भोजपुरी को भी एक भाषा का प्रमाण पत्र मिल जाएगा बिल्कुल और एक मिले तो दिन सच में हम पूर्वांचल वासियों की विजय है। हाँ बिल्कुल और एक दिन कुछ बड़ा होने के लिए बड़ा करने के लिए रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है और उस कुछ को करने की दिशा में आज मैंने जब बताया ना कि जब मैं लाइव कार्यक्रम देख रही थी तो उसमें 1 घंटे का भोजपुरी का समय निर्धारित किया गया है माननीय हाँ, ये मुख्यमंत्री जी बहुत ने अच्छा लगा मुझे भी, बहुत प्रधानमंत्री अच्छा जी लगा। भी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उत्तर प्रदेश के लिए इतना सोच रहे हैं और हमारे गोरखपुर के लिए इतना सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है और अच्छा है इसी तरह से आगे बढ़ते रहें तो सब जगह अच्छा सा हो जाएगा और बहुत ही मार्मिक संवेदना सुरेंद्र प्रजापति जी कह रहे हैं आपको बेहतरीन कलाकार हैं कला साधक बोलते हैं रंगोली आर्टिस्ट हैं आप निश्चित रूप से उनको जानती होंगी तो वो बहुत बहुत अच्छे कलाकार हैं सुरेंद्र, बहुत हाँ हमें लगता है हमारे भारत के मान है वो। हाँ उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूर्वांचल के ही नहीं। जी, गिर मत जाइएगा आप बिस्तर से इतनी तारीफ सुन करके अपनी और आराम से बैठिए और अगर आप लोगों के मन में भी कोई प्रश्न है कोई जिज्ञासा है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं कमेंट के रूप में और हम उस पे भी बात करेंगे और जब रुपेश जी बोलते हैं कि जब हम सब भोजपुरी बोलने में शर्माना छोड़ देंगे तभी भोजपुरी की जय होगी तो बिल्कुल सही बात है। ये कहना छोड़ दे, एक तो डर जो लोगों को होता है ना, जैसे गोरखपुर से जाएंगे और कहीं बाहर जाते हैं तो अपने को लखनऊ का बताते हैं, तो थोड़ा हाँ सा ये जब बदलाव आ जाए कि हम गोरखपुर के हैं और भोजपुरी हमारी बोली है, हमारी माटी है, तो उस दिन सच में भोजपुरी को वो हाँ, इस पे स्थान मिल जाए जो हमन के चाही। ये बात भई ना ये बात भाई, हाँ ई भई ना बात अब तो अपन लोग भी थोड़ा-सा मुश्किल है मेरे लिए अभी फ़िलहाल। मैं आपको इसमें एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि चूँकि मेरा कई शहरों में रहना हुआ है और कई बार लोग पूछते थे कि गोरखपुर कहाँ पड़ता है? तो उनको ये अच्छा समझाना लखनऊ के आगे है और इस तरह से, तो अधिकतर लोगों को लगता था कि गोरखपुर बिहार में पड़ता है। तो जब मुख्यमंत्री जी हमारे शहर से आए कि ये हुआ कि आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर से हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि अब मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा कि गोरखपुर कहाँ पड़ता है। बिल्कुल सही बात मुख्यमंत्री है। तो और गोरखपुर एक कहाँ बात और स्मिता मैं इसको साझा करूं कि हाँ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हुए तो हम लोगों को, सभी गोरखपुरियों को ये लगा कि हम ही हो गए मुख्यमंत्री, वो वाली फीलिंग आई। तो वो चीज अभी भी अपने को बहुत आगे बढ़ाता है, लगता है नहीं हुँ, बिल्कुल हम ही हैं और हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, हमारा दायित्व ज्यादा है। देखिए रुपेश जी कह रहे हैं हम तो शान से बताइला कि हम गोरखपुर के हई। अरे बहुत नीक रूपेश जी, बहुत बहुत आपके धन्यवाद कि ऐसे ये बोले कि चाहिए सबके, सब जब ये बोली हम गोरखपुर के हैं, अब हाँ जी। भोजपुरी में बोली तब केहू के हिम्मत ना बा कि कुछ कह दे कि भोजपुरी खराब भाषा बा आ कि कैसन भाषा बा। बिल्कुल, भोजपुरी बहुत ही मीठी और बहुत ही प्यारी भाषा है और जैसे-जैसे हम गोरखपुर से थोड़ा-सा पश्चिम की तरफ दूर बढ़ते हैं ना, तो जो खराब भाषा जिसको कहा जाता है, वो तो मैंने बहुत जगह सुन लिया और लठमार अगर वो प्यार से भी बात कर रहे होते हैं ना, तो लगता है कि लड़ाई कर रहे हैं। फिर जब आप ध्यान बिल्कुल
अच्छा लड़ नहीं रहे हैं ये लोग, तो नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वाणी की कर्कशता बहुत है। पश्चिम जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हमारी तरफ बहुत ही मीठी है। अगर हम लड़ भी रहे बिल्कुल। होंगे तो भी सुरीले सी एक ध्वनि आती है, हुँ, तो जो कानों में रस घोल जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत सी भाषा है और वाक़ई इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसमें कुछ शर्माने की कोई बात नहीं है। बहुत सारी बिल्कुल। बातें हमने कर ली है रीता जी, लेकिन अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा प्रश्न भी हो, तो आप अपनी तरफ से क्या रखना चाहेंगी? मतलब प्रश्न आपसे या दर्शकों से? दर्शकों से, सामाजिक मुद्दे की। सामाजिक मुद्दे में मुझे लगता है जो एक अभी भी थोड़ा-सा कहीं भेदभाव लड़के और लड़कियों में, सभी घरों में जी, तो नहीं मैं कहूँगी, मतलब 30-40% में तो सुधार आ गया है, लेकिन जो 60% अभी भी है, तो हुँ, इसमें थोड़ा-सा अभी भी वो भेदभाव कम किया जाए, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, दोनों की हुँ, महत्ता बराबर है। तो एक तो इस मुद्दे पे और दूसरे लड़कियों की पढ़ाई के मुद्दे पे, कि जिस तरह से लड़कों की पढ़ाई पे पेरेंट्स ध्यान देते हैं, वो सारे पेरेंट्स मतलब मुझे लगता है जितने हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हैं, वो तो ऐसे इसमें से कोई ऐसे नहीं है। लेकिन जो हमसे दूर है, उन तक हम कैसे पहुँचे ताकि अपनी बात पहुँचाएँ और उनके दिमाग से ये बात हटाएँ कि उनको लड़कियों को मतलब शिक्षित करना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, तभी जो समाज में एक बदलाव की हम उम्मीद रख रहे हैं। या हमारी सरकारें जो चाह रही हैं कि उस तरह का बदलाव हो, तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उतना असर नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि हमारी जो दर्शक दीर्घा जो जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं या बाद में भी ये कार्यक्रम तो अब ये रिकॉर्ड हो गया और हमेशा के लिए हो गया। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब भी इसको लोग सुने, तो इस दिशा में अवश्य पहल करें, ताकि जो एक भेदभाव वाली बात है, वो चीज़ हमारे यहाँ से बिल्कुल दूर हो जाए। बस मेरी बहुत खूबसूरत सा इच्छा विचार यही है। है। वाक़ई भेदभाव किसी भी तरह से, किसी भी स्थिति में वो बिल्कुल भी असहनीय ही होना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो रंग भेद हो, नस्ल भेद हो, चाहे किस आप जो भी सोच सकते हैं, भेदभाव का अंतर जहाँ है, विद्यमान है, उसको खत्म करने का प्रयास अपने घर से, अपने मानसिक स्तर से उसको करने का प्रयास करें। मैं भी आपके साथ हूँ। अनुपम सहाय जी हैं हमारे साथ में, कहते हैं कि रीता जी मेरा 3 दिन पहले रिटायरमेंट हो गया, अब गोरखपुर आ रहा हूँ और लगता है कि आपके बहुत से कार्य को पूर्ण करने में मैं सहयोग कर सकता हूँ। थैंक यू अनुपम जी और मुझे भी पूरी उम्मीद थी अनुपम जी जब गोरखपुर अपनी मिट्टी की ओर दिल्ली से लौट के आएँगे, तो हुँ, निश्चित रूप से इस तरह का काम वैसे अनुपम जी भी लगातार लगे रहते हैं, सामाजिक सौहार्द को बनाने की दिशा में। तो बिल्कुल। मुझे लगता है आने के बाद और भी इनके कदम सशक्त होंगे और हम लोग सब लोग मिल कर के समाज में बदलाव के लिए अच्छी कोशिश करेंगे और हम अच्छा परिणाम आएगा उसका। बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित रूप से। और जब मुझे भी पता चला ना कि वो रिटायर होने वाले हैं, तब मैं हुँ, बहुत हुँ। खुश हुई और मैंने उनको बहुत मुबारकबाद दिया कि अब चलिए, अब आप सच में वो काम कर पाएँगे, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है और आपको हुँ, करना हुँ। भी अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि वो करें। तो अब वो फ्री और हो स्मिता जाएँगे। जी मैं भी साथ साथ देने के लिए तैयार हो रही हूँ, 31 मार्च को मैं भी रिटायर हो रही हूँ। आहाहा! तो बहुत-बहुत मुबारकबाद। जो तो रिटायर होता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब जाकर के वो कुछ कर पाएँगे जो वो चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल। नौकरी का बड़ा प्रेशर होता है भई आप लोगों के ऊपर। तो और अप्रैल से मैं भी कुछ अच्छा करूँगी। अभी तो कुछ बस मतलब मैं कहूँ टुकड़े-टुकड़े में काम हो रहा है, तब कुछ हाँ, हाँ, सॉलिड होगा। हाँ। एक कमेंट और है, मैं उसको भी रखना चाहूँगी यहाँ पे। राकेश कुमार जी का है, कह रहे हैं कि कार्यक्रम के अंत में संदेश दीदी से बोलिए दें, मतलब वो ये ऐसा चाह रहे हैं कि आप ये बोलें कि 20 औषधीय पौधों को घर में लगाएँ, परिवार को हॉस्पिटल के चक्कर से बचाएँ। औषधीय पौधे पर्यावरण और जीवन दोनों का संरक्षण करते हैं। तो आप ये बात बोल दीजिए, वो चाहते हैं। तो राकेश जी मैं आपको बता दूं कि सरकार इस दिशा में पहल कर चुकी है। हर विद्यालय में औषधीय वाटिका बनाई जा रही है और मैंने भी अपने स्कूल में बनाया, कुछ तो पहले ही से था और हुँ, मैंने भी बनाया हुआ है और मैंने अपने घर में भी बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। मैंने इसीलिए ये बात कही कि संस्कृति का अगर हम संरक्षण कर लेते हैं, तो प्रकृति का संरक्षण कर लेंगे। तो निश्चित रूप से औषधीय पौधे लगाए जाने चाहिए
और उसके लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। वो कई बार अभी पिछले साल जब वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई में, उसमें बहुत सारे पौधे बांटे जाते हैं। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि राकेश जी की बात को ध्यान में रखें और अपने घर में अगर जमीन नहीं है, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, जब घर बनवाएं या पुराना घर है तो भी एक पेड़ के लिए जरूर जगह दें उसमें, क्योंकि आगे हमें सांस लेना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो एक पेड़ जरूर लगाएं और बाकी सारी चीजें गमले में जरूर लगाएं। मैंने तो अपने घर में एक पूरा बगीचा डेवलप किया हुआ है, जिसमें आम के पेड़, नींबू, नीम सब कुछ है। तो वो सारी चीजें जरूर रखें। और और जैसे संदेश की बात आई स्मिता, तो मैं एक दो बात और कहना चाहूंगी कि जी, बेटियों के पोषाहार पे, पोषक तत्वों पे जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रहें। ताकि और एक चीज और, सभी लोग अपने विचारों को सकारात्मक रखें। किसी तरह से मन में एक नकारात्मक विचार को आने ही ना दे, वो दरवाजा मैंने कहा कि बंद करके रखें। जब सकारात्मकता रहेगी तो मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव या समाज में एक अच्छा सा सुधार निश्चित रूप से हो जाएगा। बहुत ही सुंदर बात। और आपने मेरे मन की बात कह दी। हमेशा मैं इस बात को बहुत ही पुरजोर तरीके से रखती हूँ कि सकारात्मकता ही ऐसा संबल है, वो बल है जिससे कुछ भी संभव है। तो वाक़ई बहुत ही खूबसूरत सी बात है। हालाँकि समय बहुत हो चुका है, लेकिन एक प्रश्न है संदीप श्रीवास्तव जी का, तो आप बताइए कि फ़िल्म और रंगमंच के बीच अभिनय की दृष्टि से संतुलन कैसे बनाती हैं? लोग फ़िल्मों से ऊपर नहीं आ रहे हैं अभी। जी। बहुत बहुत आसान है, संतुलन कहीं नहीं बनाना पड़ता है। बस हुँ, रंगमंच पे जब रहते हैं तो एक आंतरिक खुशी होती है, क्योंकि दर्शक से हम सीधे जुड़े होते हैं। हुँ, तो अपना एक होता है ना, 100% उसमें देते हैं। और जब फ़िल्मों में होते हैं तो वो उसमें लगता है बस डायलॉग याद करना है, अरे यार ये तो कैमरे के सामने करना है। तो संतुलन बनाने में कहीं कोई मुश्किल नहीं है, दोनों जगह ही अभिनय करना होता है। लेकिन एक में अभिनय करके बहुत खुशी मिलती है और एक में अभिनय करके लगता है कुछ हम थोड़ा नकली वाला काम कर रहे हैं। थोड़ा-सा बस ये एहसास होता है। लेकिन संतुलन बहुत आसानी से बन जाता है, क्योंकि दोनों लगभग एक ही विधा है। जो रंगमंच जो कर लेता है, उसके लिए फ़िल्म करना बहुत आसान हो जाता है। बस। हाँ, रंगमंच के आर्टिस्ट जो हैं दुनिया में बहुत ही आदरणीय होते हैं हर जगह। और दुर्गेश प्रजापति जी हैं, आप दोनों मैम को मेरा सादर प्रणाम, आपको भी प्रणाम दुर्गेश जी। और बस हमसे आप नमस्कार ऐसे ही जुड़े रहें। दुर्गा। दोनों प्लेटफ़ॉर्म के अभिनय में क्या अंतर है? मुझे लगता है कि इसका उत्तर आपने दे दिया, रुपेश जी जानना चाह रहे थे, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी। तो मुझे लगता है कि अभिनय इस वही मैंने कहा ना, एक में दर्शकों का प्यार तुरंत-तुरंत आपको मिल जाता है, एक में काल आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और फ़िल्म कभी 6 महीने बाद रिलीज़ हुई, कभी 1 साल हो गया, कभी 2 साल हो गया, तो वो जैसे जो हमने किया है वो कई बार दिमाग से होता है ना, वॉश आउट होने लगता है। ये हमने किया, जब फ़िल्म देखो तो फिर याद आता है। लेकिन यहाँ दर्शक की प्रतिक्रिया तुरंत, जैसे आपने कोई अच्छा एक्ट किया तुरंत तालियाँ आ गई। मैं एक बताऊँ, मैं कर रही थी लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का, यहाँ चित्रकूट हुँ, मंदिर में हो रहा था। मैं अपने डायलॉग, मैं और रविंद्र रंगधर यहाँ पे हम दोनों पति-पत्नी के रोल में थे। मैं डायलॉग अपने बोल रही थी, सामने जो पहली दर्शक दीर्घा में जो लाइन थी मेरी, अचानक नज़र पड़ी उन पे, सबके आँखों से आँसू गिर रहे थे। तो मुझे लगा ये लोग रो क्यों रहे, यानी मैं डायलॉग इस तरह से मैं डूब गई हूँ कि उनको रोना आ गया इस चीज़ पे। तो ये है रंगमंच और फ़िल्म का अंतर। कि रंगमंच में तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है और वो प्रतिक्रिया आपको आगे बढ़ने के लिए और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है कि नहीं, इस रोल को और हम सशक्त तरीके से करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सी बात है। और चूँकि समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है और प्रश्न और जिज्ञासाएँ अभी भी मन में हैं। तो फटाफट से मैं एक बात का चर्चा यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगी कि आप लेखन से भी जुड़ी हुई हैं, लेखन शैली से भी हैं। तो अभी तक का क्या कार्य किया है आपने और किस तरह के लेखन कार्य को आप करती हैं? लेखन में बता दूं, जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी तो मेरे साथ एक स्कूल में घटना घटी थी और घटी एक थी? मेरे यहाँ दाई रहती थी। वो कहानियां दो मैंने लिख के अभी भी रखी हुई है। आगे इरादा है उस पे कुछ नाट्य पे करने के लिए। नाट्य क्षेत्र में जब मैं कुछ काम करूंगी तो उन दोनों स्क्रिप्ट को यूज करूंगी। तो वो दो चीज कहानियां लिख के मैंने रखी हुई है, अभी पुरानी डायरी मेरी है। और उसके बाद दूरदर्शन के लिए मैंने एक स्क्रिप्ट दीपावली पे लिखा था, दीप जले। और रेडियो के लिए नवरात्रि में लिखा था, या देवी सर्वभूतेषु।
फिर जो मैगजीन्स वगैरह अभी बहुत बड़ा काम तो नहीं किया है, लेकिन अभी छोटी-छोटी स्टोरीज़, जैसे अभी लिटरेरी फेस्ट हुआ था पिछली बार, तो हमारे यहाँ की जो परंपरा चौक, अल्पना, कोहबर की चीज़ें, वो चीज़ें मैंने एक लेख के द्वारा और उसमें सारे चित्र के द्वारा, वो मैंने दिया था उसमें। तो और नारी सशक्तिकरण पे, तो इस तरह की चीज़ें अभी छोटे-छोटे टॉपिक्स पे लिख रही हूँ और डायरी में लिखना शुरू की हूँ और आत्मकथा भी लिख रही हूँ। हाँ, जब हाँ, हाँ। कोरोना कोविड की बात हुई थी, तो हाँ, हाँ। कुछ दिनों तक घर में बिल्कुल कैद हो गए थे, तो समझ में नहीं आता करूँ क्या? तो मैंने कहा कि अब सारी चीज़ें गतिविधियाँ बंद है तो आत्मकथा लिखना शुरू करो। तो वो लिखना शुरू किया, तो यही सब लेखन में छोटे-छोटे स्टेप में चल रही हूँ अभी, बड़ा कुछ नहीं किया है। सब कुछ सारे कार्य आपके बहुत बड़े हैं और सभी के कार्य बहुत बड़े होते हैं जो सकारात्मकता है और समाज को एक सही दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, तो सारे कार्य कोई छोटा नहीं होता है। एक छोटा-सा सहयोग भी बहुत बड़ा कार्य कर जाता है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं लेते हुए फिर यहाँ से हम लोग विदा लेंगे। शानदार प्रोग्राम कह रहे हैं बहुत ही प्यारे से व्यक्ति मोहम्मद मोइनुद्दीन लवी जी कह रहे हैं और अरे बहुत ही प्यारा। बहुत-बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम लागेला बधाई बा। आपो के बहुत-बहुत बधाई। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी आपको कह रहे हैं कि आपकी भावी कार्य योजनाओं के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बस आप सभी का साथ चाहिए, सब लोग हमारे साथ रहिएगा, निश्चित रूप से मुझे लगता है हम लोग, मैं नहीं, हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। और लवी कह रहे हैं कि सहानुभूति, हमदर्दी नहीं, हिम्मत दो, ए दोस्त मुझे दुआ और हौसला दो। और आज दिव्यांग दिवस भी है, तो उसपे उनको उनकी ये बातें हैं। तो लवी मैं बस इतना कहूँगी ना कि आपके पास जो गुण हैं, वो अद्भुत हैं और आप दुआ दूसरों को देते हैं, दूसरों के हौसला हैं आप, दूसरों की मुस्कान हैं आप, दूसरों का संबल हैं आप। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका कोई बस दूसरों का सहारा आप बनते रहे, सब एक-दूसरे के साथ आगे बिल्कुल। बढ़ेंगे। बहुत हुँ। सुरेंद्र प्रजापति जी हैं, आप सेवानिवृत्त नहीं हो रही हैं बल्कि शिक्षा मंत्रालय में नई-नई ज़िम्मेदारी की तरफ अग्रसर हो रही हैं। सही बात है। थैंक यू सुरेंद्र। अनुपमा सहाय जी बहुत अच्छा प्रोग्राम कह रही हैं और राकेश जी हैं कि रीता दीदी से अगली मुलाकात कब होगी? बहुत जल्दी होगी, मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ और देखिए बस मेरे ऊपर भी बहुत दायित्व हैं अभी फ़िलहाल उफ़! तो रीता जी बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ यहाँ पे बात करके और ये वर्चुअल मुलाकात करके और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे, बहुत सारी नई बातों के साथ में, नए कार्यों के साथ में और निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा के साथ में। तो और बहुत-बहुत स्मिता जी, शुक्रिया। मैं आपको कितना धन्यवाद दूँ कि मुझे आज आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अरे! इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मुझे मुहैया कराने के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। और हमारे सभी दर्शकों का धन्यवाद, हमारे सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो लगातार जुड़े रहे और अच्छे-अच्छे कमेंट देकर के मनोबल हम लोगों का बढ़ाते रहे। निश्चित रूप से बहुत ही प्यारे लोग हैं और अब से आप लोग इस कार्यक्रम को अवश्य ही शेयर करिएगा ताकि ये बातें, ये विचार लोगों तक पहुँचे और जब विचार पहुँचेंगे ना तो उनसे फिर लोग मेल भी खाएँगे और उसको भी आगे बढ़ाएँगे। इसी तरह से कुछ अच्छा हो सकता है। दंडवत प्रणाम आप दोनों को। राकेश जी बोल रहे हैं, आप सभी को बहुत-बहुत प्रणाम, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का आपके साथ के लिए और बस इसी तरह से अपना साथ बनाए रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया रीता जी और सभी लोग बस नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए क्योंकि खतरा टला नहीं है और वापस से बहुत खूंखार रूप में वापस आने वाला है, तो बस भगवान सभी का भला करें। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।